नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था दूसरा चैप्टर जिसका नाम था एग्रीगेट। कल की क्लास जहां तक हमारी पास हो गई थी उसी के आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कल का जो हमारे पास सेशन हुआ था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीगेट। एग्रीगेट्स में हम लोगों ने सबसे पहले एग्रीगेट का इंट्रोडक्शन से देखा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके सोर्स देखे थे कि एग्रीगेट हमारे पास कहाँ से मिलते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन शुरू किया था और जिसमें से हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन देख चुके थे जो हमारे पास साइज के बेस पर था, जिसमें दो भागों में हम लोगों ने चीजों को देखा था। जिसमें पहला था हमारे पास कोर्स एग्रीगेट और दूसरा हमारे पास फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में कोर्स और फाइन को अच्छे से कवर किया था कि कोर्स हमारे पास कौन से होते हैं, कितने एमएम साइज के कोर्स होते हैं। मतलब हमारे पास अगर मैं स्टैंडर्ड सीयू लेता हूं, सीयू का मतलब होता है चालनी। ठीक है, जब स्टैंडर्ड सीयू से हम लोग एग्रीगेट को पास कराते हैं जो 4.75 mm की सीयू में जाकर के रिटेंड हो जा रहा था, रिटेंड का मतलब होता है रुक जा रहा था, वो हमारे पास कोर्स था। और जो पास हो जा रहा था 4.75 mm की सीयू से बट 75 mm की सीयू पर जाकर के हमारे पास रिटेंड हो जा रहा था, 75 माइक्रोन की सीयू, सॉरी 75 mm नहीं 75 माइक्रोन की सीयू पर जैसे ही रिटेंड हो जा रहा था तो इसके बीच जो हमारे पास एग्रीगेट थे वो हमारे पास कितने थे, वो हमारे पास फाइन थे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एग्रीगेट 4.75 mm से बड़े हैं वो कोर्स होते हैं और जो हमारे पास 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 mm के बीच आते हैं वो हमारे पास फाइन एग्रीगेट कहलाते हैं। फिर इसके हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि हमारे पास ये फाइन होंगे तो इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा, वर्कबिलिटी अधिक होगी। वर्कबिलिटी का मतलब था कितनी आसानी से आप काम कर पा रहे हैं उस पर। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमारे पास हो गई थी और आज की जो क्लास होगी इसी के आगे से हम लोग अगला क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास होगा शेप के आधार पर। मतलब जो शेप आपको दिख रहा है, कहीं आप देख पा रहे हैं गोलाकार दिख रहा है राउंडेड शेप का, ठीक है, कहीं आप देख पा रहे हैं एंगुलर शेप का दिख रहा है, ठीक है, कहीं आपको फ्लॉकी, कहीं आपको इलोंगेटेड दिखेगा, ठीक है, कहीं आपको हमारे पास अलग अलग शेप दिखेंगे, इरेगुलर शेप दिखेंगे, एंगुलर शेप दिखेंगे, फ्लॉकी दिखेंगे, इलोंगेटेड दिखेंगे, राउंडेड दिखेंगे। इसी को आज हम लोग शेप के आधार पर पढ़ने वाले हैं। आकार के आधार पर हमारे पास हो गया था फाइन कोर्स था, इसके आगे ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। और अगला हमारे पास क्लासिफिकेशंस आता है जिसमें दूसरे नंबर पर पूछा जाता है आपसे आकृति के आधार पर एग्रीगेट का क्लासिफिकेशंस करिए, इसकी वर्गीकृत कीजिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीगेट्स अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, एग्रीगेट को अगर बात करते हैं तो चार भागों में वो बांटा गया है। अगर मैं कहता हूं कि शेप के आधार पर देखेंगे तो चार भागों में, साइज के आधार पर दो भागों में, कोर्स और फाइन। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं ये चार भाग, जिसमें हमारे पास पहला है राउंडेड शेप का। राउंडेड का मतलब होता है आपका गोलाकार, जो गोलाकार है राउंडेड, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, ये वाले एग्रीगेट, ये वाले आपको दिख पा रहे हैं, आओ भाई इमेज, ये राउंडेड शेप को दिख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, दूसरा नंबर है हमारे पास इरेगुलर शेप। इरेगुलर में भी आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिख पा रहे होंगे, रफ सरफेस दिख रही है, कोई शेप नहीं है, हल्के से राउंडेड दिख रहे हैं बट इरेगुलर हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्णतया राउंडेड हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमारे पास आता है हमारे पास जिसको कहते हैं कि एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर देख रहे हैं, कोई शेप सेम नहीं है, कोई ऐसे तिरछा जा रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से बना हुआ है ट्रायंगल शेप का, कोई ऐसे हमारे पास ऐसे ऊबड़ खाबड़ शेप के हैं, ये सब अलग अलग शेप को आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर होते हैं। और अगला हमारे पास जो है वो है फ्लाकी और इलोंगेटेड। फ्लाकी का मतलब होता है चपटा। क्या होता है? चपटा होना, इसकी थिकनेस बहुत कम होना, बाकी लंबाई और चौड़ाई अधिक होना। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे चपटे हुए हैं, लंबाई चौड़ाई तो है बट कितने आपको पतले से दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इलोंगेटेड। इलोंग का मतलब होता है लंबाई में अधिक होना, इलोंगेटेड मतलब उसकी लंबाई अधिक होती है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, देख पा रहे होंगे। फ्लाकी है, इलोंगेटेड ये आप देख पा रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी अधिक है, चौड़ाई नहीं है उतनी।
थिकनेस भी हमारे पास इसकी कम है, लेकिन लंबाई सबसे अधिक होती है। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होंगी, तो आपको सबसे पहले तुरंत याद करिए, 4 हमारे पास एग्रीगेट होते हैं। पहला राउंडेड, दूसरा इरेगुलर, तीसरा इलोंगेटेड और चौथा है फ्लॉकी एंड इलोंगेटेड। ठीक है, हमने क्या कहा, राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर, फ्लॉकी और इलोंगेटेड। ठीक है, ये याद कर पाएंगे। फिर से राउंडेड, ये आप हिंदी में याद करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने हमेशा कहा टेक्निकल इंग्लिश में पकड़ने का प्रयास करिए, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, हमने क्या कहा, आपको याद रखना है राउंडेड, पहला राउंडेड तुरंत याद करिए राउंडेड, दूसरा हमारे पास इरेगुलर, तीसरा एंगुलर, चौथा फ्लॉकी और इलांगेटेड। ठीक, अब समझिएगा राउंडेड के बारे में, पहले चलते हैं राउंडेड। राउंडेड का मतलब हमें शेप के आधार पर बांटना है, तो ये कैसे होंगे, राउंडेड शेप के होंगे, गोलाकार होंगे। गोलाकार होंगे कि नहीं, तो हमने कहा जिन एग्रीगेट के किनारे चिकने एवं गोलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राउंडेड शेप के एग्रीगेट कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा राउंडेड का अगर मान लेते हैं, थोड़े के समय आपने कंचे खेले हैं, गोली कंचा, ठीक है, उस तरह के आप एज्यूम करिए, और गोली जब आप एज्यूम करिएगा तो इसके बाद क्या करिएगा, उसको एक उसमें भर लीजिएगा, एक ऐसे बकेट लीजिएगा इस तरह से ऐसे, और इस पर आपको सभी कंचे ऐसे भर लेना है। तो कंचे क्या होंगे, अच्छे से आपके ऐसे 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 सेट हो जाएंगे कि नहीं। तो इसमें अगली चीज आपको याद रखना है कि जब आप इस पर देखेंगे तो जब आप बीच बीच में थोड़ा सा इसके बीच में गैप रहेगा कि नहीं। आप अगर देखेंगे तो आप मान लीजिए एक कांच के बीकर में भरिए जिसमें आपको दिख सके बाहर से कि इसमें एयर है, मतलब एयर तो नहीं दिखेगी लेकिन गैप दिखेगा। आप देखेंगे तो यहां पर आप जैसे ही भरेंगे ऐसे ही, ये अब बड़े में बनाते हैं तो कंचे ऐसे भरेंगे तो ये बीच बीच में गैप रहेगा ना। तो यहां पर जब ये पूरा गैप जो देखेंगे तो यहां पर जो इसे हम लोग बोलते हैं वाइड का मतलब होता है जो इसके बीच में गैप है, ये इसके बीच में हमारे पास होल है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो वाइड्स होते हैं वो लगभग 33% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 33% होते हैं। लेकिन क्या आपको ये याद रखने की आवश्यकता है, नहीं रखने की आवश्यकता है, रख सके तो रख लीजिए, लेकिन इतना याद रखना है कि जब राउंडेड होंगे तो इसमें जो हमारे पास मिनिमम होता है क्या, वाइड का मतलब जो यहाँ पर स्पेस है बीच में ये मिनिमम होता है। लेकिन किससे मिनिमम होता है, जब अगले पढ़ेंगे उनकी तुलना में यहाँ पर मिनिमम होता है। अब दूसरी चीज आती है कि वर्कबिलिटी की बात कर लें। वर्कबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वर्कबिलिटी इसकी अधिक होती है। वर्कबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से इसमें काम कर पा रहे हैं। आप ले लीजिए, आप एक फावड़ा लीजिए और एक बकेट लीजिए, आपको उसमें ये एग्रीगेट भरना हो फावड़े की मदद से, तो जितनी आसानी से आप इनको भर लेंगे ना, उतना आसानी से इनको नहीं भर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फावड़ा इसमें चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये काम करने में हमारे पास उतनी आसानी से काम इस पर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए इसकी वर्कबिलिटी कम होती है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर बस यही पॉइंट आपको आगे लिख लेना है। हमारे पास इसमें वाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं, रटना मत देखनो। इसमें क्या होता है, वाइड्स से कम होते हैं। दे कंटेन्स मिनिमम वाइड्स रखते हैं। इसकी कार्य क्षमता या कार्य वर्कबिलिटी सबसे अधिक होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी थोड़ा सा जरूरत पड़ी है तो मैं बता देता हूं, बट ये आप जब कंक्रीट पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल से हम जब चीजें ये होता है कि वर्कबिलिटी अगर आपके पास अधिक है, वर्कबिलिटी कब अधिक होती है, अगर मान लेते हैं हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो, अभी एक नया टर्म आया है वाटर सीमेंट, आपको इतना केवल याद रखिए। अभी वाटर हमने कल भी आपको बताया था, आपने कंक्रीट लिया, थोड़ा सा हार्ड था, पानी की मात्रा कम थी, आप उसको मिक्स करिए तो मिक्स करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी वर्कबिलिटी कम है। लेकिन अगर मैं पानी की मात्रा इस पर और अधिक बढ़ा दूं तो ये कंक्रीट पतला हो जाएगा और मिक्स करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आधी तो ये हमारे पास पानी की मदद से ही मिक्स हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो जब वर्कबिलिटी हमारे पास वाटर की मात्रा अधिक होती है, मेन आप ही वाटर ही याद रखिए, लेकिन वाटर सीमेंट आगे बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है। वाटर सीमेंट रेशियो या वाटर की मात्रा जब अधिक होती है तो वर्कबिलिटी अधिक होती है, मतलब आप आसानी से काम कर सकते हैं।
ठीक है। अब जब वर्कबिलिटी बेटा अधिक होगी तो याद रखना, क्या हम पानी, इसका मतलब काम करने में हमें दिक्कत हो रही है तो वर्कबिलिटी अधिक बनाना है तो पानी हम और ज्यादा मिला दें, कंक्रीट तो बहुत पतला हो जाएगा, बहने लगेगा। तो जब अगर अधिक वर्कबिलिटी होती है तो स्ट्रेंथ कम होती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वर्कबिलिटी अधिक हो, मतलब काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम चल जाएगी लेकिन स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होना चाहिए। एक कहावत कही जाती है कि कोई व्यक्ति जितना धीरे धीरे उठता है उतना ही वो स्टेबल रहता है, मतलब अगर 2 नंबर का पैसा कमा करके वो उठा है तो उतनी जल्दी वो इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, गिर जाता है ना। तो वैसे ही हमें वर्कबिलिटी उतना जरूरी नहीं ध्यान देना है, हमें मेन फोकस करना है कि इसकी स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये देखा कि वाटर अधिक है तो उसके वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली चलेगी वर्कबिलिटी, मतलब ये बढ़ेगा तो वर्कबिलिटी बढ़ेगी, और इसके इनवर्सली जो चलती है वो स्ट्रेंथ चलती है, शक्ति चलती है, सामर्थ्य चलती है, ताकत चलती है। ठीक है, तो मेन चीज हम यहां पर थे कि वर्कबिलिटी क्या हुई, अधिक हुई। सीमेंट की आवश्यकता कम होती है। अब सीमेंट की आवश्यकता बेटा कम कैसे होती है? हर चीज मैंने कहा है कि कभी भी रटना मत, रिलेट करके पढ़ना। हमने कहा कि जब कल एक चीज हमने बताया था कल एक चीज हमने बताया था कि ये आपके पास कंक्रीट होता है। कंक्रीट में जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास होते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब कोर्स एग्रीगेट के जो बीच के गैप्स हो रहे थे उनको फिल कौन कर रहा था? उनको फिल कर रहा था फाइन एग्रीगेट। अभी तो ये हार्ड बन रहा था, ये फाइन एग्रीगेट फिल कर रहे थे ना। अब ये फाइन एग्रीगेट के बीच के जो गैप होंगे वो हमारे पास कौन फिल करेगा? वो फिल करेंगे हमारे पास जो भी हमारे पास सीमेंट का पेस्ट होगा। अब हमने यहां पर एक चीज देखा बेटा कि यहां पर जो वाइड्स हैं वो सबसे कम है। अब वाइड सबसे कम है, जो सबसे कम का मतलब है यहाँ 33%, इससे कम वाइड्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक ही होंगे। जब इरेगुलर पढ़ेंगे तो उसमें 40% के अराउंड वाइड्स होते हैं, 35 से 38%। फिर आप जब एंगुलर पढ़ेंगे तो उसमें 40 से 42% होते हैं। लेकिन वैल्यू मैं अभी नहीं कहूंगा कि याद रखिए अभी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि वाइड्स कम होगा। अब जब वाइड्स कम होगा तो इन्हीं के वाइड्स के बीच में ही तो सीमेंट पेस्ट फिल होता है। जब वाइड्स कम है तो सीमेंट पेस्ट की भी आवश्यकता कम पड़ेगी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमने कहा कि देखो बेटा एक चीज तो सब कुछ तो ठीक था, वाइड्स भी कम था, सब कुछ था, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल, कभी आपने जब कंक्रीट देखा होगा तो क्या ऐसे गोल आप इस्तेमाल करते हैं क्या? गोल नुमा कभी एग्रीगेट नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, कोई रेगुलर सरफेस नहीं, फिसलते हैं, आपस में फिसलते हैं। आप अगर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और एक एंगुलर, एक साइड आपको ये वाले इस्तेमाल कर लेना है राउंडेड और एक साइड हमको आपको यूज कर लेना है एंगुलर। अब इसके बाद दोनों को सेम आपको कॉन्सेप्ट में मिलाना है, सेम रेशियो में। बाद में देखेंगे जब चेक करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी कम आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। इसमें बस यही पॉइंट आपको लिख देना है। क्या है? उच्च सामर्थ्य वाले कंक्रीट के लिए कम उपयुक्त माने जाते हैं। कम उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि इसकी बॉन्डिंग कम होती है। ठीक है, इसमें दे आर लेस सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ड्यू टू पुअर बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास बॉन्डिंग जो होती है वो कम होती है। ये आपको क्लियर हो गया? याद रहेगा ना। इरेगुलर राउंडेड से आपको याद करना है। पहला पॉइंट, राउंडेड शेप के होते हैं, राउंडेड शेप के होंगे, वर्कबिलिटी इसकी क्या होगी? अधिक होगी। वर्कबिलिटी अधिक होगी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास वाइड सबसे कम होंगे तो सीमेंट भी कम लगेगी। इसके साथ इसको हम लोग इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि बॉन्डिंग इसकी क्या होती है? कमजोर होती है। बॉन्डिंग ही कमजोर होती है तभी तो वर्कबिलिटी बढ़ी। अब आपका देखो ये जो चीज मैंने बताया था ये प्रूफ हो रही है कि नहीं? वर्कबिलिटी अधिक थी, वर्कबिलिटी अधिक थी तो हमने कहा था स्ट्रेंथ कम होगी। क्या होगी बेटा? स्ट्रेंथ कम होगी, इनवर्सली होगी। अब स्ट्रेंथ कम हो गई, अब आपने राउंडेड इस्तेमाल किया, वर्कबिलिटी बढ़ी थी। स्ट्रेंथ इसी वजह से कम हो रही है क्योंकि बॉन्डिंग कम है और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वर्कबिलिटी अधिक है, इस वजह से यूज नहीं करते। क्या यही चीज निकल कर आ रही है? इस वजह से मैं सोच रहा था अभी इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कंक्रीट का है टॉपिक। ठीक है, आओ, लेकिन थोड़ा सा जानकारी जरूरी थी। दूसरा है इरेगुलर। इरेगुलर में आप देख पा रहे होंगे कि दिख तो थोड़ा सा गोला तरह है, गोला नुमा ही तो दिख रहा है, उसी गोले की तरह दिख रहा है। ये देखो थोड़ा सा, लेकिन ये सरफेस थोड़ा इरेगुलर हो गया है, रफ हो गया है। अब रफ हो गया है तो इससे हमें एक चीज मिलेगी,
वर्कबिलिटी तो इसकी थोड़ा सा कम होगी, होगी ना, क्योंकि सरफेस इरेगुलर हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ उससे अच्छी देगी, स्ट्रेंथ अधिक देगा, क्योंकि हमारे पास सेट जब होंगी तो इसमें बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी होगी, इरेगुलर है बॉन्डिंग अच्छी होगी। आप देखिएगा बॉन्डिंग अच्छी होती है। फिर मैं आपको एक बार बताता हूं कि आपके पास ये वाले पड़े हों पत्थर, ये वाले जाकर के आज ही टेस्ट कर लीजिएगा, कहीं पर ये पत्थर पड़े होंगे और इस पर जिससे आपको भरते हैं, फावड़ा कुछ इस तरह से होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको 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 कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे कांटेदार होता है ना, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे बेंत लगा होता है, इसको ले लीजिए और इस पर मार करके रखिए, मारिएगा, ये अधिक अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग कम होती है। और जाइए वही फावड़ा उसी ताकत से इस पर मारिएगा, इस पे आप उतना पेनिट्रेट नहीं होगा, आसानी से नहीं भर पाएंगे क्योंकि वर्कबिलिटी इसकी कम है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहां पर जो मैं पढ़ रहा हूं इरेगुलर, इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना है कि इसमें वाइड्स बढ़ जाएंगे, वाइड्स थोड़ा बढ़ेंगे। जैसे ही हमारे पास इरेगुलर शेप होगा वाइड्स बढ़ेंगे, क्या होगा, अब वाइड्स बढ़ेगा तो सीमेंट पेस्ट बढ़ेगा, किससे, जो आपने राउंडेड यूज किया था उसकी तुलना में अधिक सीमेंट पेस्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग उससे बेटर होगी, स्ट्रेंथ उससे अच्छी देगा, लेकिन हमें तो चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो हमारे पास जब ये ऑप्शन है ये यूज करने का, तो हम इसको काहे यूज करें, हम यही यूज करेंगे, हमारे पास ये अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ अच्छी आए, स्ट्रक्चर अधिक दिन तक चले, तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन पढ़ना तो हमें दोनों है, तो तुलना करके पढ़ लेते हैं। आओ इसका शेप देख लीजिए कैसा होता है, ये अनियमित होता है, आंशिक रूप से गोल, अनियमित रूप होता है, ये अनियमित एग्रीगेट कहलाते हैं। एग्रीगेट हैविंग पार्शियली राउंडेड एंड इरेगुलर एड्ज, पार्शियली राउंडेड का मतलब होता है हमारे पास कुछ कुछ गोल होते हैं, मतलब कुछ उसी शेप के होते हैं, पार्शियली का मतलब होता है आधा, ठीक है, उन्हें अनियमित एग्रीगेट कहते हैं। क्या हो गया, पार्शियली राउंडेड एंड इरेगुलर एड्ज, इरेगुलर का मतलब, एड्ज का मतलब किनारा, खुरदुरा किनारा होता है, इसी के साथ आर कॉल्ड इरेगुलर एग्रीगेट, इसे इरेगुलर एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, सबसे पहले वाइड गोलाकार एग्रीगेट से अधिक होते हैं। वाइड्स का मतलब जो खाली स्थान है वो कैसा होता है, अधिक होता है, किसकी तुलना में, हमारे पास जो भी गोलाकार एग्रीगेट था उसकी तुलना में। इसकी वर्कबिलिटी मध्यम होती है, मतलब हमने कहा वर्कबिलिटी उससे कम होती है, वर्कबिलिटी उससे कम होती है, वो अधिक थी उससे कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि गोल की तुलना में कम होती है, मध्यम होती है, इट इज मॉडरेट वर्कबिलिटी। इसकी बॉन्डिंग गोलाकार एग्रीगेट से बेहतर होती है, क्यों, क्योंकि वाइड्स अधिक हैं, सीमेंट पेस्ट अधिक लगेगा, थोड़ा सा इरेगुलर है तो बॉन्डिंग हमारे पास वर्कबिलिटी कम होगी, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, सामान्य कंक्रीट का मतलब जहां पर ज्यादा कोई लोड नहीं आना है। ठीक है, आपको फर्श बनवानी थी, फर्श में उतना लोड आता नहीं है, आपने बनवा ली, लेकिन आप सोचेंगे कि छत पर डलवा दें, तो छत मत डलवाइएगा उससे, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस इसकी फिर तुलना कर दीजिए, इसमें वर्कबिलिटी बहुत कम होगी, वर्कबिलिटी बहुत कम होगी बेटा, तो वर्कबिलिटी तो बहुत कम हो गई, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी। और वाइड्स भी इसमें सबसे ज्यादा होंगे, पहले वाले में 33% थी, इसमें वाइड्स लगभग 35 से 40% होते हैं, 35 से 40%, लगभग 38 मानिए, 35 से 38% वाइड्स होते हैं। अब इसमें वाइड्स, ये आपको याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इसमें जो वाइड्स होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। सीमेंट सबसे ज्यादा कितने होते हैं, 40 से 42%, इसमें सीमेंट पेस्ट सबसे ज्यादा लगेगा। इरेगुलर शेप को आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल इरेगुलर है, मतलब एंगुलर है, एंगुलर का मतलब एक एंगल इधर जा रहा है, एक एंगल इधर जा रहा है, कोई फिक्स एंगल नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये इसको देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे है तिरछा, इसको देख लीजिए, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इसको देखिएगा, ये कुछ ऐसे आपको दिख रहा है ना। तो इन सब चीजों की वजह से बॉन्डिंग थोड़ी इनकी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वर्कबिलिटी बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो वर्कबिलिटी कम होती है, बस यही पॉइंट आपको लिखना है, इसमें कोई ऐसी चीज समझाने वाली नहीं है, बस यही है कि रिलेट करने वाली है। इसमें एग्रीगेट किनारे तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण मतलब नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, एवं कोणी होते हैं, कोणी का मतलब एंगुलर होते हैं, उन्हें कोणी एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट हैविंग द शार्प एंड एंगुलर एड्ज आर कॉल्ड एंगुलर एग्रीगेट, इसे क्या कहते हैं, एंगुलर एग्रीगेट कहते हैं। इसमें वाइड सबसे अधिक होते हैं, वाइड सबसे अधिक हो गए,
ठीक है। इसके बाद दे कंटेन मैक्सिमम वाइड्स, इसमें सबसे अधिक वाइड्स रखता है। इसकी वर्केबिलिटी कम होती है, वर्केबिलिटी कम है तभी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी भाई, ठीक है। इसकी सीमेंट पेस्ट की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि वाइड सबसे अधिक है तो सीमेंट पेस्ट भी सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि वाइड्स को सीमेंट पेस्ट ही तो फिल करेगा। इसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है, उच्च सामर्थ्य मतलब अधिक स्ट्रेंथ, अधिक हाई स्ट्रेंथ, जिसे हाई ताकत कहते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कहते हैं, कंक्रीट के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। दे हैव मोस्ट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सबसे सुटेबल होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में यही यूज किया जाता है। अब आते हैं फ्लॉकी और इलोंगेटेड। देखो फ्लॉकी और इलोंगेटेड दोनों यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में, क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको पता होगा फ्लॉकी जो होता है कुछ ऐसे होता है, पतला सा होता है। आपने कभी कभी एग्रीगेट देखे होंगे तो उसमें एक आध ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे निकल करके आते हैं, ऐसे कुछ होंगे, बस ऐसे ऐसे बने होंगे, लेकिन वो बहुत पतले होंगे। अगर इसको 3D में दिखाएंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे दिखता होगा। ये साइड से आपको इसकी थिकनेस दिख रही होगी, ठीक है ना। जब इस तेज शेप के होते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि चिप्स की भांति है, थोड़ी सी मोटाई चिप्स से अधिक होती है, देखने में चिप्स की भांति है। इसको आप क्या करिएगा, इसमें आप इसको अच्छे से तेजी से ऐसे जमीन पर पटक दीजिएगा तो ये टूट जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका यूज नहीं करते हैं। वर्केबिलिटी तो पहली बात दे ही ना पाएगा, जब आप इसको भरेंगे तभी ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डैमेज ही होती है, इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसमें लिखेंगे क्या, आप देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस जो होती है बहुत पतली होती है अन्य डायमेंशंस की तुलना में, तो बस यही आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। अभी हमारे पास यहां पर लिख देना है कि परतदार एग्रीगेट वे होते हैं जिनकी मोटाई अन्य आयामों की तुलना में, मोटाई का मतलब थिकनेस, अन्य आयाम का मतलब लंबाई चौड़ाई की तुलना में बहुत कम होती है, पतले थिन एंड फ्लैट एग्रीगेट दिखाई देते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, ठीक है। फ्लॉकी एग्रीगेट आर दोज हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू देयर अदर डायमेंशंस, दे अपीयर्ड थिन एंड फ्लैट शेप एग्रीगेट। इसका मतलब होता है कि ये थिन पतले होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। चलो ये तो हो गए देखने में, लेकिन एक आईएस कोड, हमने आईएस कोड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी हमारे पास आईएस कोड होता है हर एक चीज की गाइडलाइन देता है, कंक्रीट का वहां पर कौन सा यूज होगा, एग्रीगेट कौन सा यूज होगा उसकी बात करता है। तो आईएस कोड ने इसकी एक और डिफिनीशन दी है, तो वो डिफिनीशन भी आपसे पूछी जाती है। ये तो आप देख करके बता देंगे कि भाई पतला है फ्लॉकी का मतलब, तो आपको पता हो गया। लेकिन आईएस कोड की डिफिनीशन क्या होती है? आईएस कोड जो कहता है कि अगर मैं कहता हूं कि जो भी हमारे पास एग्रीगेट की मीन डायमेंशंस निकालिए, मीन डायमेंशंस निकाल लीजिए और 0.6 समझिएगा, जो इसकी डायमेंशंस होती है मीन डायमेंशन से जितने भी साइज हमारे पास, अगर इनका साइज देखा जाए, अभी इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। साइज जो है वो हमारे पास 0.6 मीन डायमेंशन से छोटे साइज के जितने भी एग्रीगेट होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, वो हमारे पास फ्लॉकी होंगे। अभी तक आपको ये बात ये तो पता चल गया होगा, लेकिन एक भी बात ये पल्ले पड़ी नहीं होगी, फ्लॉकी। अब इसको समझिए फ्लॉकी होता क्या है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, मीन डायमेंशंस क्या होता है। हमने कहा देखो समझिएगा इसका क्या मतलब है। ये आगे पॉइंट लिखा है क्या? पॉइंट ये वाला लिखा नहीं है क्या मेरे भाई? 1.6 तुलना, ठीक है, परतदार फ्लॉकी, अच्छा ठीक है, ये लिखा तो है। कह रहा है कि जिस एग्रीगेट की सबसे छोटी मोटाई, मतलब जो लीस्ट लेटरल डायमेंशंस की बात करते हैं, उसके औसत भार मीन साइज से हमारे पास 0.6 गुना से कम होती है, उसे परतदार एग्रीगेट कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो हमारे पास कहते हैं कि जो लीस्ट डायमेंशंस इसकी क्या थी बेटा, हमने यहाँ पर साइज लिखा है, साइज का मतलब लीस्ट डायमेंशंस क्या थी, वो हमारे पास थिकनेस थी, आपने देखा। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इसको क्या करते हैं, अलग अलग सीयू से पास कराते हैं। सीयू क्या थी? चालनी थी। देखो अच्छे से समझना, मीन डायमेंशन समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या किया, एक चालनी ले लिया, दूसरी चालनी चलो पहले एक बना लेते हैं, फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी 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 कॉपी, ठीक है, ये एक सीयू बन गई, ठीक है।
इसको हमने क्या किया, यहां पर बना दिया इसके जो भी छिद्र हैं और इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको पास ये हो गई एक सीयू, कुछ इस तरह से दिख रही है। ये हमारे पास हमने कहा था सीयू का साइज जो होता है, ये हमारे पास जो आपको होल दिख रहे हैं इनके साइज के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है कि कितने एमएम की है या कितने माइक्रोन की है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें शायद आएगा क्या, नहीं आएगा, दूसरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरा भी बना लेते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ। ये हो गया, ठीक। अभी इसका मतलब आपको समझाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस की सीव होती है, ये ऐसा नहीं है कि डायमेंशंस फिक्स होती है। हमने इससे पास कराया होगा तो हमने देखा होगा ये कुछ सीव होगी जिस पर कुछ एग्रीगेट रिटेन्ड हो गए होंगे, कुछ एग्रीगेट हमारे पास जो हो गए वो हमारे पास पास हो गए होंगे, कुछ एग्रीगेट रिटेन्ड हो गए होंगे। हमने यहां पर ये देखा कि जब हमने एग्रीगेट यहां से पास कराया तो कुछ ऊपर वाली सीव पर रिटेन्ड हो गए होंगे, कुछ यहां से पास होकर के नीचे गिरे होंगे, और नीचे जब गिरे होंगे तो इस पर रिटेन्ड हो गए होंगे क्योंकि ये छोटी थी। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जो एग्रीगेट यहां से पास हुए थे लेकिन नीचे जाकर के क्योंकि इसका साइज छोटा है तो यहां पर रिटेन्ड का मतलब रुक गए होंगे, ठीक है। तो यहां से जो पास हो गए, मान लीजिए हमने कहा एक एग्जाम्पल के लिए इसका जो हमारे पास साइज था वो था 40 से 50 माइक्रोन, 50 mm मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए मैं मान रहा हूं, ठीक है। और इसका मान लेते हैं हमारे पास 30 mm। हमने कहा कि ये 50 mm साइज से जो था पास हो गए, 30 mm साइज से क्या हो गए, रिटेन्ड हो गए, रुक गए। तो अब इनका निकालना है मीन डायमेंशंस। मीन का मतलब क्या होता है, उसकी मध्य की बीच की दूरी। तो हमारे पास यहां पर निकालिए मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशंस बेटा क्या है, यहां पर कितने से पास हुए थे, 50 से, कितने पर रुक गए, 30 पर, तो इसको डिवाइड करेंगे 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पर आ गया 40 mm, ये आ गया मीन डायमेंशंस। अब हमने कहा है कि जो भी हमारे पास फ्लाकी एग्रीगेट होंगे वो क्या होंगे, वो लीस्ट जो हमारे पास होगी इसका साइज होगा, या इसको कह सकते हैं लीस्ट डायमेंशंस। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी वाली, छोटी कौन थी, लीस्ट डायमेंशंस, या हाइट कर दीजिए, ठीक है, हाइट या थिकनेस कर दीजिए, मान लीजिए थिकनेस थी, वो क्या थी 0.6। आप मीन डायमेंशंस 0.6 आपका मतलब मल्टीप्लाई मीन डायमेंशन से जितने भी छोटे होंगे वो क्या थे, वही तो हमारे पास फ्लॉकी थे बेटा, फ्लॉकी थे ना, वही तो फ्लॉकी थे। आओ तो यहां पर 0.6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां पर 0. मैं एग्जांपल लिया हूं एज एग्जांपल, कितने 40 से, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, यहां से आप हल करेंगे दशमलव जाएगा 10 आएगा, 0 से 0 जाएगा, कितना आ गया 24 mm। 24 mm से जितने छोटे आपके पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे, फ्लॉकी होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि मीन डायमेंशंस क्या हुई, जिस सीयू से पास हो गई, जिस सीयू में रिटेन्ड हो गई, उसके साइज का हमने एवरेज ले लिया, मतलब मीन वैल्यू निकाल ली, और उसमें 0.6 से हमारे पास कम साइज के पार्टिकल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे फ्लाकी। इसी को 0.6 को कभी कभी ऐसे लिख देता है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेगा, तो हो सकता है आपकी बुक में ऐसे लिखा हो 0.6 को आप कन्वर्ट करिए, नीचे दशमलव लगा दीजिए, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा हमारे पास 5 बार, तो 3/5 आप लीस्ट लेटरल डायमेंशंस लिखा होगा। क्लियर है, चलो। तो आपने पहले तो देखा कि इसको आपने जब इसका साइज देखा, शेप देखा, सॉरी शेप देख करके आपने बता दिया फ्लॉकी कैसे थे, जो चपटे आकार के थे, मतलब इसकी थिकनेस जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जब दूसरे नंबर पर आपने देखा कि जो आईएस कोड ने कहा कि जो भी इसकी लीस्ट डायमेंशंस होगी जो कि थिकनेस थी, उसके जो मीन डायमेंशन से 0.6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.6 आप मीन डायमेंशंस बोल सकते हैं। 0.6 आप मीन डायमेंशन से जितने भी छोटे आपके साइज के होंगे पार्टिकल्स वो सब कैसे होंगे, फ्लॉकी होंगे, और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, देखो मैं बता करके हर एक चीज चल रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में ये ना समझ में आए तो पहली बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्जाम्पल से हमने लिया है,
फिर भी ये आपको ये वाली चीज तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे तो ये भी आ जाएगी। जिस एग्रीगेट की सबसे छोटी मोटाई, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बोल सकते हैं, लीस्ट डायमेंशंस बोल सकते हैं, सबसे छोटी वाली, उसके औसत आकार मीन साइज हमने निकाला दोनों को एवरेज करके के 0.6 गुने से कम होती है, उसे परतदार एग्रीगेट कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब आता है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का शेप इलोंग है, लॉन्ग का मतलब लॉन्ग है, लंबाई इसकी अधिक है बाकी की तुलना में, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे परतदार एग्रीगेट वे होते हैं जिनकी मोटाई थिकनेस अन्य आयामों की तुलना में बहुत कम होती है। क्या फ्लॉकी हो गया, क्या दोबारा आ गया है, इलोंगेटेड देखना था, ठीक है। इलोंगेटेड देखेंगे, लंबाई एग्रीगेट वे होते हैं जिनकी लंबाई अन्य आयामों की तुलना में अधिक होती है। अन्य आयाम का मतलब इसकी चौड़ाई हो गया, इसकी मोटाई हो गया, ये आपको लंबाई की तुलना में दिख रहा है ना, लंबाई इसकी अधिक दिख रही है, लंबाई होती है अधिक। इस तरह के होते हैं, इनको भी हम लोग कंस्ट्रक्शंस में यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। वो हमारे पास कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं और लॉन्ग होते हैं। पतले होंगे स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब जैसे हमने फ्लॉकी पढ़ा था वैसे ही इलोंगेटेड की भी आईएस कोड ने एक डिफिनीशन दी, सेम डिफिनीशन है, बिल्कुल सेम है। बस उसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पास लीस्ट डायमेंशंस थी, जो साइज था, लीस्ट डायमेंशंस का मतलब हमारे पास सबसे छोटी वाली दूरी थी, सबसे छोटी वाली डायमेंशंस थी, मतलब उसमें थिकनेस थी। ये हमारे पास क्या था, 0.6 आप मीन डायमेंशन से छोटी थी। यहां पर बस क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1.8 आप मीन डायमेंशन से बड़ी होती है। मीन डायमेंशन से वहां पर छोटा आपको दिख रहा था ना, यहां पर बड़ा होगा। क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। बस वहां पर 0.6 से छोटे थे, यहां पर 0.8 से बड़े। अगर मैं उसी एग्जांपल्स को यहां पर दोबारा ले लूं, ठीक है, यहां पर दोबारा ले लेते हैं इसी एग्जांपल को, आ जाइए, ठीक है। यहां पर देखिए, ये एग्जांपल्स को हमने क्या किया, दोबारा ले लिया। इसको कर देते हैं कवर, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, क्या ऊपर लिखा हुआ है फ्लॉकी वाली डिफिनीशन, तो इसको कवर कर लेते हैं और इसी एग्जांपल से फिर समझ लेते हैं, जिससे दोबारा एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलो आओ, इसको और मिटाने का तरीका तो है, ऐसे मिटाते हैं। हाँ, नहीं मिटेगा, ऐसे ही मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर इसी एग्जांपल से समझ लीजिएगा, कौन से हमारे पास एग्रीगेट जो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। हमने कहा इलोंगेटेड वो होते हैं जो हमारे पास मीन डायमेंशंस की 1.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1.8 आप मीन डायमेंशन जिसे बोल सकते हैं से बड़े होंगे, ठीक है। बस आपने देखा यहां पर मीन डायमेंशंस क्या थी, मेन डायमेंशंस में आपने ये देखा कि जो एग्रीगेट हमारे पास, मान लीजिए ये सीव साइज था, ठीक है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं कंफ्यूजन की वजह से। ये 50 mm का था, 50 mm साइज थी इसका। अब ये 50 mm साइज से पास हो रहे थे, लेकिन हमारे पास रिटेन्ड किस पर हो रहे थे, 30 mm पर। ये 30 mm पर रिटेन्ड हो जा रहे थे, तो मीन डायमेंशंस आपने निकाला, कितना आ गया, 40 mm। 50 + 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 40 mm। अब आपने देखा कि जो हमारे पास फ्लॉकी थे वो तो 0.6 से छोटे थे, लेकिन जो इलांगेटेड होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, वो 1.6 आप मीन डायमेंशन से जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे इलांगेटेड। और इसको हल करके निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास जो लीस्ट डायमेंशंस आएगी, लीस्ट डायमेंशंस आएगी, डायमेंशंस वो हमारे पास बड़ी आएगी किससे, 1.8 आप मीन डायमेंशन से, मीन डायमेंशन से। क्लियर है। देखो अब हमारे पास बस ये करना है, 1.8 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। 1.8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इनटू हमारे पास कितना है यहां पर 40 mm।
अब इसको आप हल कर लीजिए, यहां से हमारे पास जाएगा नीचे, अब यहां से 0 से 0 जाएगा। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कराइए, 72 mm आएगा। अब 72 mm से जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे सब हमारे पास कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। क्लियर है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि जिस एग्रीगेट के सबसे बड़ी लंबाई, ग्रेटेस्ट डायमेंशंस, उसके औसत आकार मीन साइज के 1.8 गुने से अधिक होगी, उसे लंबाकार एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, द एग्रीगेट इज द सेड टू बी इलोंगेटेड व्हेन इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशंस इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशंस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गए, यहां पर 1.8 से जितने बड़े होंगे, यहां पर लिस्ट हो गया क्या, इसको ग्रेटेस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया। बस उसमें क्या याद रखना है, 0.6 आप मीन डायमेंशन से छोटे। ठीक है, और यहां पर याद रखना है कि जो हमारे पास 1.8 आप मीन डायमेंशन से बड़े होंगे। क्लियर है, चलिए, तो आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन जो हमारे पास था वो हमारे पास था आज शेप के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहला, जिसमें राउंडेड। ठीक है, राउंडेड में वाइड साइज अधिक होते हैं, वाइड सबसे कम होते हैं, और इसके साथ साथ इस वजह से सीमेंट पेस्ट सबसे हमारे पास कम लगता है। साथ ही साथ जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है, इस वजह से उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरे इरेगुलर देखा, इरेगुलर में अगर बात करेंगे तो हमारे पास हर एक चीज जो भी राउंडेड से अच्छी होती है, वर्केबिलिटी कम होती है, बॉन्डिंग अधिक होती है, उनकी तुलना में स्ट्रेंथ अधिक होती है। तीसरा हमने देखा एंगुलर, एंगुलर सबसे बेस्ट साइज माना जाता है, बेस्ट शेप माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्केबिलिटी तो कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि बॉन्डिंग सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद फ्लॉकी साइज हमने देखा, फ्लॉकी हम लोग मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, थिन होते हैं, वीक होते हैं, इस वजह से यूज नहीं करते हैं। इनके साइज की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास 0.6 आप मीन डायमेंशन से जितने भी छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास होंगे कौन से, फ्लॉकी। एग्जांपल से हमने समझा दिया, मीन डायमेंशन किसकी निकालते हैं, जिस हमारे पास सीयू साइज पे ये पास हो जाएं और जिस सीयू साइज पर जाकर के रिटेंड हो जाएं, तो रिटेंड वाले हमारे पास ये, और इससे जो हमारे पास पास वाला है, इन दोनों का हम लोग निकालेंगे मीन डायमेंशंस और 0.6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है, चलिए, इसके बाद हमने देखा इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड शेप में हमारे पास जो इसकी ग्रेटेस्ट डायमेंशंस थी 1.8 आप मीन डायमेंशन से जितने पार्टिकल्स बड़े होंगे, उसमें छोटे थे, इसमें बड़े होंगे, वो इलोंगेटेड थे। तो ये थी आपका पूरा हमारे पास क्लासिफिकेशंस, किसके बेस पर, शेप के बेस पर। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर मैं कहूं आज की समरी की बात, समरी जो है 2 मिनट की अगर लेंगे तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीगेट, क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीगेट, इस एग्रीगेट का क्लासिफिकेशंस किसके बेस पर, शेप के बेस पर आज हमने देखा, साइज के बेस पर पहले हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। साथ ही साथ हम आपको ये दोस्त बता दें कि आपकी जो क्लास का टाइमिंग रहता है वो डेली आपको 8 PM पर क्लास देखने को मिलती है YT पर, YT मतलब यूट्यूब पर। ठीक है, फ्री आप कॉस्ट रहती है। इसकी PDFs की अगर बात कर लें तो PDFs के लिए आपको जाना है GTech Poly एप्लीकेशंस पर। GTech Poly ये कहाँ मिलेगा, वो आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करना है GTech Poly, और GTech Poly का जो एप्लीकेशंस दिखेगा आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको जब देखेंगे होम स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर साइड पर ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। इस 3 डॉट के ऑप्शंस पर जाएंगे, वहां पर आपको फ्री मटेरियल्स का ऑप्शन दिखेगा, और उस फ्री मटेरियल्स के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक फोल्डर दिखेगा जिसमें लिखा होगा आरंभ बैच। ठीक है, आरंभ बैच पर क्लिक करेंगे। जब आरंभ बैच पर क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट की PDF आपको वहीं डेली ऐड होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार अपनी तरफ से इन चीजों को रिवाइज करिएगा, हर एक चीज को समझ करके पढ़िएगा, रिलेट करके पढ़िएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर, बाय बाय।